बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। गैब्रियल से कहो सुपरमास्टर हॉटलाइन पर अभी गुफ्तगू करेगा। मैं नाइब से कहता हूँ, वो सुपरमास्टर बनकर उसकी तसल्ली कर देगा। मैं दूसरे ज़राए से पारस को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। वो गैब्रियल के पास गया, फिर वापस आकर बोला, जनाब वो दीवाना अभी किसी की नहीं सुनेगा। उस पर सुजैना का जादू चल रहा है। कहता है 1 घंटे बाद सुपरमास्टर से बात करेगा। सुपरमास्टर ने नागवारी से कहा, लानत है उस पर। मैंने पहले ही एतराज किया था इंसानी रोबोट के साथ उसकी एक मादा तैयार ना की जाए, लेकिन खुफिया बोर्ड के मेंबरान का मुतफ़िका फैसला था कि ये रोबोट आम इंसानों की तरह जज्बाती नहीं होंगे। अगर होंगे तो खुफिया टेलीपैथी जानने वाले इन्हें कंट्रोल करते रहेंगे। अब करें ना कंट्रोल। अरे मादा इंसान की हो, जानवर की हो या रोबोट की, जब वो अदाएं दिखाती है तो दुनिया का नक्शा बदल देती है। हमारा एक मंसूबा क्या चीज़ है। वो बुड़बुड़ा कर चुप हो गया। खला में घूरते हुए सोचने लगा, अब ऐसे कौन से खतरनाक ज़राए इस्तेमाल किए जाएं कि रोम से पेरिस वो चालबाज वापस ना जाए, उसकी लाश जाए। कमबख्त ने टेलीपैथी के बगैर ही सुजैना और गैब्रियल का दिमाग जकड़ रखा है। उसने एक बेहतरीन सूट पहनकर आदम कद आईने में खुद को देखा। आदमी खा कितनी ही मामूली शक्लो सूरत का हो, आईने में खुद को देखकर बहुत खुश होता है। वो भी मामूली सूरत रखता था, अगरचे बदसूरत नहीं था, ताहम कोई हसीन लड़की उसकी तरफ माइल नहीं होती थी। वो बेहतरीन लिबास पहनकर, महंगी खुशबू लगाकर महफिलों में जाता था तो लड़कियां उसे देख लेती थीं, लेकिन देखने सुनने के बाद बात आगे नहीं बढ़ती थी। वो किसी पर जाहिर नहीं करता था कि टेलीपैथी का इल्म जानता है, दुनिया की तमाम दौलत अपने कदमों में ला सकता है। ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितनी हसीन तरीन लड़कियां हैं वो उसके बेडरूम में हाथ बांधे खड़ी रह सकती हैं, लेकिन वो किसी को टेलीपैथी से नहीं, अपनी शख्सियत और आमाल से मुतासिर करना चाहता था। लेकिन हुस्न मगरूर होता है, शख्सियत से नहीं, दौलत और ज़ाहिरी शान व शौकत से मुतासिर होता है। वो बेचारा मायूस हो चुका था। ऐसे ही वक्त सोनिया उस पर आशिक हो गई थी। ये मालूम होते ही वो दंग रह गया था। बड़ी देर तक सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। फिर उसने बार बार सोनिया की सोचें पढ़ी। चुप छुप कर उसके चोर ख्यालात को खंगालता रहा। हर बार ये यकीन मुस्तहकम होता गया कि वो झूठ नहीं बोल रही है, धोखा नहीं दे रही है। उसका दिल और दिमाग टैगर की आवाज़ और लहजे से बेहद मुतासिर है। दुनिया जहान के तजर्बात रखने वाली उसकी आवाज़ और उसके लहजे से उसकी शख्सियत का एक मुकम्मल खाका बना चुकी है और उस खाके की पूजा कर रही है। चूँकि टेलीपैथी जानने वालों से चोर ख्यालात छुपे नहीं रहते और ना ही कोई 1000 जतन के बावजूद छुपा सकता है, इसलिए डैगर को अपनी खुशकिस्मती का यकीन हो गया था। वो हवाओं में उड़ने लगा था। सोनिया के नाम के साथ अपने नाम को दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और हर कस्बे में गूंजते हुए सुन रहा था। वो सोच रहा था, लोग रफ्ता रफ्ता फरहाद को भूल जाएंगे, आइंदा सोनिया और डैगर की जोड़ी याद रखेंगे। अच्छी तरह यकीन हो जाने के बाद उसने आईना देखा और ज़रा मायूस हुआ तो दिमाग में बात आई, अभी तो दूर से मोहब्बत हो रही है, जब वो रूबरू आएगी और उसे देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। वो सब कुछ है मगर फरहाद की तरह खूबसूरत और लेडी किलर नहीं है। फिर उसने दिल को समझाया, सोनिया गैर मामूली जहानत की हामिल है, वो मेरे चेहरे को नहीं मेरी खूबियों और सलाहियतों को देखती रहेगी। ये बात मालूम करने के लिए फिर चुपके से सोनिया के दिमाग में गया। उसके अंदर अपनी तरफ से सोच पैदा की तो वो सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ, डैगर को देखे बगैर उसकी दीवानी हो रही हूँ। अगर वो खूबरू ना हुआ तो, सोनिया की दूसरी सोच ने कहा, तो क़ियामत नहीं आएगी। जो लोग मामूली शक्लो सूरत के हामिल होते हैं, क्या वो अच्छे इंसान नहीं होते? मैं लोगों को उनकी आवाज़ व लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू से पहचान लेती हूँ और मेरे दिल और दिमाग ने उसे पहचान भी लिया है और मान भी लिया है। वो खुश हो गया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर फिर आईने में देखने लगा। आने वाले दिनों में सिर्फ वही नहीं बल्कि सारी दुनिया उसे सबसे ज़्यादा खुशनसीब शख्स कहने वाली थी। दोस्त हो या दुश्मन, ये मानते हैं कि सोनिया को कोई जीत नहीं सकता और अगर जीत ले तो सारी दुनिया को जीत लेगा। डैगर ने संजीदगी से सोचा, ठीक है कि सोनिया खूबरूई को नहीं देखती,
लेकिन उसके साथ खड़े होकर दुनिया वालों के सामने उसके शायान शान नजर आना चाहिए। किसी को यह कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि मैं महफिलों में अपनी सोनिया से कमतर नजर आता हूँ। बेइंतहा दौलत हो तो हर नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। एक बदसूरत दौलतमंद प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खूबसूरत बन सकता है। डैगर ने पहले कई बार सोचा था कि चेहरा तब्दील करके किसी हसीना आलम के जिस्मो जां का मालिक बन जाए। फिर ख्याल आया कि किसी हसीना को फरेब ही देना है तो टेलीपैथी के जरिए भी दिया जा सकता है। उसने ऐसा ही किया। जो पसंद आई उसे ट्रैप किया, उसे पसंद करने का मौका नहीं दिया। बाद में वो लड़कियां बड़ी हैरान होकर उसे छोड़ गईं कि पता नहीं वो क्यों और कैसे उस पर आशिक हो गई थीं। उसने कभी किसी पर ख्याल ख्वानी की सलाहियत जाहिर नहीं की थी। वो इस मामले में बहुत मोहतात रहता था। अब वो सोनिया की खातिर अपना चेहरा बदलने के मुतल्लिक सोच रहा था। जो उसे देखे बगैर मोहब्बत कर रही थी, उसे वो मायूस नहीं करना चाहता था। जिस तरह वो फरहाद के शाना बशाना रहकर फ़ख्र करती थी, उसी तरह वो डैगर के साथ रहकर भी फ़ख्र करेगी। ऐसा सोचते वक्त ख्याल पैदा हुआ, अगर वो शक्लन फरहाद जैसा होता तो सोनिया उस पर और नाज करती। ठीक है कि वो वैसा नहीं है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बन सकता है। क्या उसे बिल्कुल फरहाद बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फरहाद नहीं, वरना दुनिया कहेगी कि डैगर की अपनी कोई शख्सियत नहीं है। सोनिया उसे फरहाद का हमशक्ल पाकर अपना महबूब बना रही है। फिर उसने सोचा, फरहाद से थोड़ी सी मुशाबहत हो, मगर चेहरा उससे भी ज्यादा पुरकशिश हो। उसे देखकर लोग सोचें कि फरहाद से कुछ मुशाबहत तो है, लेकिन उससे ज्यादा खूबरू और मर्दानगी से भरपूर चेहरा है। उसे देखकर सोनिया फरहाद को भूल गई है और खूबरू डैगर को दिल दे बैठी है। ये बात दिल को लग रही थी। उसने बड़ी राजदारी से एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर से राबिता कायम किया। अभी वो सुपरमास्टर से भी ये बात छुपाना चाहता था, अगरचे ये जानता था कि सुपरमास्टर के ब्लैक स्पाई उसकी निगरानी करते हैं और उसकी दिन रात की मसरूफियात की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाते रहते हैं। ताहम उसने भी ख़ास हालात में खुद को छुपाने और ब्लैक स्पाइस के सुराग रिसानों को चक्कर देने के इंतजामात कर रखे थे। बहुत पहले की एहतियाती तदाबीर अब काम आने वाली थीं। उधर सोनिया ने मोहब्बत से समझाया था कि अभी उसकी मोहब्बत दूसरों पर जाहिर ना की जाए। पहले वो इस बात का फैसला करे कि सुपरमास्टर या किसी सुपर ताकत का गुलाम बनकर रहेगा या फरहाद की तरह आज़ाद रहकर कमज़ोरों की हिमायत में बड़ी ताकतों से लड़ता रहेगा। सोनिया ने उसे बड़े ज़बरदस्त मसले में उलझा दिया था। डैगर ने कभी सुपरमास्टर को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया था। वो उसका बहुत एहसानमंद था। उसने डैगर को ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारने के लिए मुंतखब किया था। उसकी मेहरबानी से उसने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। वो कभी सोचता भी नहीं था कि वो सुपरमास्टर की गुलामी कर रहा है। सोनिया ने समझाया, एक गुलाम की पहचान ये है कि वो आका के हुक्म पर मजहब के खिलाफ, कानून के खिलाफ और इंसानियत के खिलाफ काम करता है, जैसा कि डैगर ने किया था। उसने रसवंती को अगवा करके सुपरमास्टर की कैद में पहुंचाया था। अब जोजो को भी वहां पहुंचाना चाहता था, जबकि किसी की माँ, बहन, बीवी और बेटी को अगवा करना कानून, मजहब और इंसानियत के खिलाफ है। ये काम आज तक फरहाद ने नहीं किया, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है, किसी के हुक्म का पाबंद नहीं है। उसने हमेशा माँओं, बहनों और कमज़ोर अफराद की मदद भी की है और हिफाजत भी। वो एक छोटी सी सच्चाई के लिए बड़ी ताकतों से भी टकरा जाता था। सोनिया के दलाइल सुनकर पहली बार अकल आई कि सुपरमास्टर ने उससे जायज़ और नाजायज़ काम कराने के लिए उसे टेलीपैथी का इल्म दिया है। उसे ये गैर मामूली इल्म हासिल करने के बाद शैतान बनकर रहना चाहिए या इंसानियत की राह पर चलना चाहिए। वो इतनी जल्दी कोई माकूल फैसला नहीं कर सकता था, इसीलिए तजब्जुब में था। दिल और दिमाग में यह बात नक्श हो गई थी कि उसे सोनिया के साथ रहकर फरहाद की तरह अपना एक अलग मकाम बनाना चाहिए। लेकिन गुलाम जंजीर तोड़ने से पहले हिचकचाता बहुत है। अभी वो झिझक रहा था। तख्त या तख्ता के असूलों पर फौरन ही किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा था। वो आईने के सामने तैयार होकर कहीं बाहर जाना चाहता था। फ़ोन की घंटी ने उसे पुकारा। उसने टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया। फ़ोन की खुफिया लाइन पर नायब सुपरमास्टर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों डैगर हमेशा नायब से बातें करते थे और समझते थे कि वो सुपरमास्टर से गुफ्तगू कर रहे हैं। नायब योगा का माहिर था। उसके चोर ख्यालात पढ़कर हकीकत मालूम नहीं की जा सकती थी। फ़ोन पर नायब ने कहा, हेलो प्रिंस डैगर, क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अपनी ड्यूटी पर हूँ।
जोजो को मास्क मैन की कैद से निकाल लाने के लिए सोनिया से बातें हो रही हैं। सोनिया मेरी मामूला है और मुकम्मल तौर पर मेरी गिरफ्त में है। ये तुम पहले भी कह चुके हो और मैं समझा चुका हूं कि सोनिया आज तक कभी इतनी आसानी से तो क्या दुश्वारी से भी गिरफ्त में नहीं आती। ये मत भूलो कि जब तुम तैयारे में तातियाना को दिमागी नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो सोनिया ने उसे तुम्हारे टेलीपैथी के हथियार से बचाया था। कैसे बचाया था यह आज तक हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आया, और जो बात समझ में ना आए उसे हम रूहानी अमल कह देते हैं। बहरहाल जो तातियाना को तुमसे बचा सकती है वो खुद तुम्हारी गिरफ्त में कैसे आएगी? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने सोनिया पर कामयाब तनवीमी अमल नहीं किया? तुमने अपने तौर पर कामयाब अमल किया होगा, लेकिन उस मक्कार औरत ने अमल के दौरान कोई ऐसा खोट पैदा किया होगा जो तुम्हारी समझ में ना आया हो। बाद में समझोगे तो पछताने का वक्त गुजर चुका होगा। ताज्जुब है, मैं चोरी छुपे उसके चोर ख्यालात पढ़ता हूँ। उसकी लाइल्मी में उसे तरह तरह से आजमा चुका हूँ। फिर भी आप कहते हैं तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। आप बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए? यही कि भरोसा ना करो, मगर यही तासुर दो कि भरोसा कर रहे हो। तुम मॉस्को से जोजो को अपने तैयारे में लाओगे ताकि वो कोई चाल ना चल सके। यही होगा जनाब। जोजो को लाने के लिए जो तदाबीर इख्तियार करो उनसे मुझे आगाह रखना। फिर उन पर अमल करते वक्त जॉन डैगर को भी साथ रखना। वो तो रसवंती के मामले में मसरूफ़ है। नहीं, वो अचानक बीमार पड़ गया है और ये अली तैमूर किस्मत का धनी है। जॉन डैगर की बीमारी ने उसके लिए कामयाबी की राहें हमवार कर दी हैं। मेरा मशवरा है सोनिया को अभी आजमाते रहो। कभी कभी उसके पास जाओ, उसके ख्यालात पढ़कर आ जाया करो। जॉन डैगर की जगह रसवंती के पास जाया करो, लेकिन अली तैमूर को किसी तरह भी रोको। इतला मिली है कि वो जंगल के रास्ते सरहद पार करने वाला है। हम अपनी तमाम फौज और तमाम टेलीपैथी की बारूद बिछा देंगे, लेकिन उसे माँ के साथ सरहद पार नहीं करने देंगे। जनाब, आप जिस महाज पर जंग लड़ने को कहेंगे मैं उधर चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी वफादारी का वास्ता देता हूँ, मुझसे कोई बात ना छुपाई जाए। तुमसे कौन सी बात छुपाई जा रही है? यही कि किसी मसलहत की बिना पर मुझे सोनिया के पास से हटाया जा रहा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों आई? यूं आई कि जॉन डैगर बीमार नहीं है, आपने उसे पारस और मेडोना के पीछे लगाया है। मुझे पता चला है एक इंसानी रोबोट मेडोना को सरहद पार ले जाना चाहता था और उस रोबोट को जॉन डैगर गाइड करता है। तुम्हारी मालूमात गलत हैं। चंद सेकंड के लिए जॉन डैगर के पास जाओ और उसकी इयादत करके वापस आ जाओ। मैं फ़ोन पर रहूँगा। उसने ख्यालख्वानी की परवाज़ की, फिर डैगर के पास पहुँचते ही बोला, मेरे दोस्त सांस ना रोकना, मैं प्रिंस डैगर हूँ। वो कमज़ोरी से मुस्कुराते हुए बोला, मैं बीमार पड़ा हूँ, सांस क्या रोकूंगा, फ़िलहाल ख्यालख्वानी के काबिल नहीं हूँ। कब से बीमार हो? कल शाम से बिस्तर पर हूँ, कोई 15 घंटे गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए तो डॉक्टर ही कुछ कर रहे हैं। वैसे मेरी बीमारी के बायस तुम्हारी मसरूफियात बढ़ गई होंगी। हाँ, अब मैं रसवंती के पास जाऊंगा। क्या तुम मेडोना के पास जाते रहते हो? ताज्जुब है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। मैंने एक बार चुपचाप मेडोना के दिमाग में पहुंच कर देखा था। वो एक इंसानी रोबोट के साथ वक्त गुजार रही थी। उनकी बातों से पता चला कि रोबोट के दिमाग में कोई ख्याल खानी करने वाला रहता है। मेरे ख्याल में वो तुम ही हो सकते थे, इसलिए मैं वापस चला आया। जॉन डैगर, मैं आज तक कभी उस रोबोट के दिमाग में नहीं गया। हम दोनों एक दूसरे के मुतल्लिक सोचते हैं और सुपरमास्टर किसी तीसरे टेलीपैथी जानने वाले से एक काम ले रहा है और हमसे ये बात छुपा रहा है। जब तुम रोबोट के पास नहीं जाते तो फिर यही बात होगी। सुपरमास्टर को हमारी वफादारी के बावजूद हम पर एतमाद नहीं है। ये दिल दुखाने वाली बात है। जब एतमाद नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा वफादार रहना ना रहना बराबर है। ऐसा ना कहो, किसी तीसरे चौथी टेलीपैथी जानने वाले को हमसे छुपाने में कोई मसलहत होगी। यही कि हमारे दिमागों से दुश्मनों को मजीद टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक मालूम ना हो। ऐसे तो दुश्मन मुल्क के बहुत से अहम राज हमारे दिमागों से मालूम कर सकते हैं। चूंकि वो राज हमसे छुपाए नहीं जा सकते थे, इसलिए छुपाए नहीं गए। फिर यह कि हमारा दिमाग कमज़ोर नहीं है। कोई हमारी इजाज़त के बगैर हमारे ख्यालात नहीं पढ़ सकता। कभी दिमाग कमज़ोर होगा और दुश्मन बहुत से राज मालूम करेगा तो एक ये भी मालूम कर लेगा जो हमसे छुपाया जा रहा है। प्रिंस डैगर, तुम बहुत गुस्से में हो। वैसे मुझे भी अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है, मगर हमें सब्र करना चाहिए और अब ये अंदाज़ा करते रहना चाहिए कि हमारी कितनी अहमियत है और हमें किस हद तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करनी चाहिए। जोश में ना आओ, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं भी सोचता हूँ। मैं फुर्सत मिलते ही आऊँगा। सो फार।
वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर दोबारा रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं जॉन डैगर से खैरियत मालूम करके आया हूँ। वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। और क्या बातें हुई? कोई ख़ास बातें नहीं हुई। बीमार से ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तुम किसी इंसानी रोबोट की बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूं कि हमारे उस रोबोट को किसी टेलीपैथी जानने वाले की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम दोनों के अलावा भी हमारे पास कोई ख्याल ख्वानी करने वाला है। ये बात कैसे दिमाग से निकाली जा सकती है? मैडोना अभी एक नामालूम मकान की चारदीवारी में कैदी बनाकर रखी गई है। आसाबी कमजोरियों में मुब्तला है। ना ख्याल ख्वानी कर सकती है, ना हमारी सोच की लहरों को महसूस कर सकती है। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका हूँ। वो ख्यालात कहते हैं कि रोबोट को एक टेलीपैथी जानने वाला गाइड करता है। आप दिमाग में छुपी हुई सच्ची बात को झुटलाना क्यों चाहते हैं? नायब सुपरमास्टर ने कहा, अगर तुमने चोर ख्यालात पढ़े हैं तो ये दुश्मनों की चाल होगी। वो हमारे रोबोट के दिमाग में जाकर उसे गुमराह करने की कोशिशें करते होंगे। शायद इसी वजह से हम मैडोना को सरहद पार लाने में नाकाम रहे हैं। जनाब, मैडोना कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस सुपर पावर की झोली में जाएगी उसे नंबर 1 सुपर पावर बना देगी। और आपने उसे हासिल करने, फ्रांस की सरहद से बाहर लाने के लिए महज एक रोबोट पर भरोसा किया, जबकि ये ख्याल ख्वानी करने वालों की जंग है। ये जंग कोई नाकाबिले शिकस्त रोबोट नहीं लड़ सकता। प्रिंस डैगर, मैं तन्हा कोई मंसूबा नहीं बनाता। मेरे पीछे बड़े बड़े जंगबाजों, साइंसी उलूम रखने वालों और हाजिर दिमागी से काम लेने वालों के दिमाग हैं। मैं उनके साथ मिलकर मंसूबे बनाता हूँ, फिर उस पर अमल करने का हुक्म मुतल्लिका अफराद को देता हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उस रोबोट के मुतल्लिक मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं जानता, मगर हम जानना चाहते हैं। हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी जान और हमारी दिन रात की मेहनत इस मुल्क और कौम के लिए है। हमारे जैसे वफादारों से कोई बात छुपाने का मतलब है कि हम पर एतमाद नहीं किया जाता। हमारी वफादारी की नाकदरी होती है। और फरहाद की फैमिली खा मॉस्को में हो, वाशिंगटन में हो या पेरिस में, उस फैमिली के हर महाज का ताल्लुक हमसे है। जंग लड़ने वालों को हर महाज की ऊंच नीच का इल्म होना चाहिए। शतरंज के हर खाने के मोहरे को ध्यान में रखकर चाल आगे बढ़ाई जाती है। आज तुम अपने मिजाज और अपनी आदत के खिलाफ बहुत बोल रहे हो। आप जरा गौर करें, मुझे बोलने पर मजबूर किया गया है, वरना मैं सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बोलता हूँ। नाइब जो बातें कर रहा था वो कंप्यूटर के जरिए सुपरमास्टर तक पहुंच रही थीं। उसने नाइब से कहा, प्रिंस डैगर से कहो, मुल्की और सियासी मामलात में हम जैसे तमाम अफराद अपने अपने फ़राइज़ तक महदूद रहते हैं और ये तनकीद नहीं करते कि दूसरे मामलात में उन्हें काबिल एतमाद क्यों नहीं समझा गया। उससे कहो उसे जितना काम दिया जाए उतना ही करे। उसका काम अमल करना है, हमारा काम सोचना और मंसूबे बनाना। हम सब अपनी अपनी जगह अपने फ़राइज़ के पाबंद हैं। वो अपना काम करे और सोनिया से नए समझौते की रिपोर्ट हर 10-15 मिनट में पहुंचाता रहे, ताकि किसी मरहले पर वो मक्कार औरत धोखा ना दे सके। नाइब ने कहा, जनाब, प्रिंस डैगर को अब रसवंती के पास भी जाना होगा। नहीं, उसे सिर्फ एक ही महाज पर सोनिया के साथ मसरूफ़ रहने दो। जोजो को वहां से निकाल लाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्या रसवंती हमारे हाथों से निकल चुकी है? ये इतना आसान नहीं है जितना अली तैमूर ने सोच रखा है। सरहद पार करने से पहले ही उसके होश उड़ जाएंगे। तुम प्रिंस डैगर से बातें ख़त्म करो। नाइब ने फ़ोन पर प्रिंस डैगर से कहा, तुम्हारी बातें हमारे दूसरे आला दिमागों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबको सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी तक महदूद रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे मामलात में उन पर भरोसा नहीं किया जाता। जबकि कभी दूसरे मामलात से तुम्हारा ताल्लुक़ होगा तो इन मामलात में भी तुम पर भरोसा किया जाएगा। बहरहाल तुम्हें सिर्फ सोनिया के साथ रहना है। हर 10-15 मिनट में रिपोर्ट देना है कि जोजो को वहाँ से लाने के लिए किन तदाबीर पर किस तरह अमल किया जा रहा है। अब आइंदा 10-15 मिनट के बाद मुझसे राबता कायम करो। थैंक यू। प्रिंस डैगर ने रिसीवर रख दिया। उसे टका सा जवाब मिला था कि सिर्फ अपने काम से गर्ज रखनी चाहिए। असूलन ये बात दुरुस्त थी। मुल्क और कौम के मामलात संगीन भी होते हैं और नाजुक भी। खा कोई शख्स कितना ही अहम हो, उसे हर मामले में राजदार नहीं बनाया जाता। लेकिन बाज़ लोग जो हमेशा अहम फ़राइज़ अंजाम देते हैं वो कुछ मगरूर हो जाते हैं और राजदारी को अपनी अना का मसला बना लेते हैं या फिर अपनी राह बदलने का बहाना बना लेते हैं। प्रिंस डैगर के दिमाग में सोनिया समाई हुई थी। उसकी बात दिल को लग रही थी कि उसे फरहाद की तरह आज़ादी से टेलीपैथी को मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा वो सुपरमास्टर से मुंह फेर कर सोनिया की राह पर चल पड़ने के लिए खोटे खरे एतराज़ात शुरू कर चुका था। उसने सोनिया का तसव्वुर किया, हालांकि रूबरू कभी उसे देखा नहीं था।
तस्वीरें खूब देखी थीं। उसके एक एक रिकॉर्ड, एक एक बात को बड़ी तवज्जो से पढ़ा और समझा था। लेकिन इश्क होने के बाद तमाम समझी बूझी बातें बेकार और बेमानी हो जाती हैं। वो सोनिया के इश्क में उसकी मक्कारियों को भूल गया था, या दीवानगी समझाती थी कि वो दुनिया के लिए मक्कार है और मेरे लिए महबूबा। वो चुपके से उसके दिमाग में पहुंच गया। बड़ी खुशफहमी थी कि उसे खबर नहीं होती, जबकि वो दिमाग के उस तहखाने में मोहतात हो गई थी जहां कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं पहुंच सकता था। वो जोजो और मारिया के मुतल्लिक सोच रही थी कि उन्हें हासिल करने और रूस की सरहद से निकाल लाने का एक ही रास्ता है, मास्कमैन और आला हुकाम को ब्लैकमेल करना होगा। उन्हें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना होंगी, तब कामयाबी की कुछ उम्मीद होगी। उसकी सोच के दरमियान आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं अभी जोजो के पास से आ रहा हूं। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। वो बड़ी संजीदगी से अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रही है। अब पहले जैसा बचकानापन उसमें नाम को भी नहीं है। क्या उसने जहानत का कोई सबूत दिया है? हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मास्कमैन के डॉक्टरों ने उसे समझाया है कि वो एक रूसी लावारिस लड़की थी। सरकार की तरफ से उसकी परवरिश हुई है और उसे सरकारी अखराजात पर टेलीपैथी का गैर मामूली इल्म सिखाया गया है और उसका नाम मौलिना ऑन्ड्रोफ है। दूसरी तरफ मैं उसके दिमाग में जाकर उसे जोजो कहकर मुखातिब करता हूँ। पहले वो उलझ गई थी, अपनी असलियत मालूम करने के लिए बेचैन थी। अगरचे वो मुझे भाई तस्लीम नहीं करती, ताहम मुझ पर एतमाद करती है, क्योंकि मैंने उसे रास्पुटिन की शैतानी आंखों और उसके तनवीमी अमल से बचाया था। वो बड़ी जहानत से सोच रही है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी, ना जोजो रहेगी ना मोलिना ऑन्ड्रोफ। यानी वो मास्कमैन और डॉक्टरों के सामने मोलिना ऑन्ड्रोफ होने से इनकार करेगी। आर्मर ने कहा, हाँ, ये तशवीश की बात है। मास्कमैन समझ लेगा कि मैं उसके दिमाग में जाकर उसे जोजो कहता हूँ। उसे समझने दो। अब मैं जोजो को यहाँ से ले जाने की तदबीर पर अमल करूँगी। तुम क्या करना चाहती हो? सबसे पहले तो ये सुन लो कि मैं डैगर एंड डैगर में से एक डैगर पर अंधा एतमाद करने लगी हूँ। वो हमारे मंसूबे में शरीक रहेगा। तुम्हारी जहानत और तरीक़ाकार पर आज तक किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछूंगा, क्या वो सुपरमास्टर के खिलाफ हमारा साथ दे रहा है? मैंने यही सवाल उससे किया है। उससे पूछा है कि वो किसी भी सुपर ताकत का गुलाम रहेगा या फरहाद की तरह आज़ाद रहकर अपना एक अलग मकाम बनाएगा। वो किसी वक्त भी आकर अपना फैसला सुनाने वाला है। फ़र्ज़ करो उसे गुलामी पसंद हो तो। सोनिया एक सर्द आह भरकर बोली, मेरा दिल टूट जाएगा। ताज्जुब है, इस मामले का दिल से क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है। डैगर में फरहाद जैसी खूबियां हैं। मैंने उसकी आवाज़ और लहजे से यकीन किया है कि वो दिल का सच्चा और दिमाग का अच्छा है। मेरे साथ रहेगा तो फरहाद से भी ज़्यादा सुपर ताकतों को नाकों चने चुबवा देगा। प्रिंस डैगर दिमाग में छुपा हुआ सुन रहा था और खुश हो रहा था। ये दिल खुश करने वाली बात थी कि सोनिया बहुत दूर तक उसके मुस्तकबिल को बनाना संवारना चाहती थी। बेचारा भूल गया था कि औरत फिर औरत होती है, मर्द का हाल बिगाड़ देती है, मुस्तकबिल क्या संवारेगी? आर्मर ने कहा, अगर तुम एक डैगर के मुतालिक इतने अच्छे ख्यालात रखती हो तो वो यकीनन अच्छा होगा और मुस्तकबिल में बहुत नाम पैदा करेगा। ये बताओ, अभी क्या करना है? तुमने जोजो पर तनवीमी अमल किया है और मेडोना ने पास्कल बूबा के दिमाग को लॉक किया था ताकि सुपरमास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले उसे ट्रैप ना करें। लिहाजा हमारे मंसूबे में मेडोना भी शरीक रहेगी। अब मेडोना हमारे साथ नहीं है, दुश्मनों के फरेब में आ गई है। एक इंसानी रोबोट से इश्क करने लगी है और उस रोबोट का ताल्लुक सुपरमास्टर से है। क्या मैं मेडोना और रोबोट की हिस्ट्री सुनाऊं? फिर कभी सुन लूंगी। तुम मेडोना की आवाज़ और लहजा इख्तियार करके पास्कल बूबा के दिमाग में जाओ, उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुलाओ। फिर उस पर तनवीमी अमल करके मेडोना के तिलिस्म को उसके दिमाग से मिटा दो और उसे अपना मामूल और फरमा बरदार बना लो। यह अमल करते वक्त डैगर तुम्हारे साथ होगा। अगर वो अमल करके पास्कल बूबा को अपना मुती और फरमाबरदार बनाना चाहे तो एतराज़ ना करना। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मुझे डैगर पर कितना एतमाद है। वो बहुत बड़ी बात कह रही थी। प्रिंस डैगर को यह बात मुतासिर कर रही थी कि एक तरफ सुपरमास्टर अपना होकर एतमाद नहीं करता है और सोनिया अपनी बनने के लिए उस पर भरपूर एतमाद कर रही है। वो आर्मर से बोली, तुम 15 मिनट के बाद आओ, डैगर मेरे पास आने ही वाला है। फिर वो तुम्हारे साथ पास्कल बूबा के दिमाग में जाएगा। आर्मर चला गया। वो जानबूझकर इश्किया अंदाज में डैगर के मुतल्लिक सोचने लगी। थोड़ी देर बाद डैगर ने उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर बोली,
क्या अभी आए हो या पहले से मौजूद थे? वो हंसते हुए बोला, भाई शुबा ना करो, अभी आया हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, अजब दीवानी हूँ, तुम्हारे बारे में जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ, मगर अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। सिर्फ डैगर कहने से बात नहीं बनती, इस दूसरे का नाम भी तो डैगर है। वो बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, मेरी जान, मोहब्बत का कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से पुकारोगी दीवाना चला आएगा। बाय द वे, मुझे प्रिंस डैगर कहते हैं। वो बोली, हाय प्रिंस, मेरे ख्वाबों के प्रिंस, कितना खूबसूरत नाम है। तुम्हारी शख्सियत की तरह तुम्हारे नाम में भी कशिश है। तुमने क्या फैसला किया? वो तारीफें सुनकर खुश हो रहा था। जब फैसला सुनाने की बात आई तो खुशी जरा कमजोर पड़ गई। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन समझ में नहीं आता सुपर मास्टर को धोखा किस तरह दूं। समझ में नहीं आता तो मुझे धोखा दे दो। तुमने तनवीमी अमल करके मेरे दिमाग को मुट्ठी में ले रखा है, जिस तरह चाहो मुझे नचा सकते हो। प्लीज सोनिया, ताने ना दो। मैंने आमिल की हैसियत से अभी तक तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई काम तुमसे नहीं लिया, तुम खुद इस बात की गवाह हो। इसीलिए तो तुम पर मर मिटी हूं। सोचती हूं कहीं ये इश्क मुझे महंगा ना पड़े। जब मर्द कमजोर होता है, मोहब्बत के हक में फैसला करने से हिचकचाता है, तो औरत घर की रहती है ना घाट की। बेचारी बदनामी के घाट उतर जाती है। मैं कमजोर नहीं हूं, तुमसे पूछने आया हूं, सुपर मास्टर से मेरी अलैदगी किन हालात में होगी? अभी फौरन हो नहीं सकती। वो कहता है सोनिया पर भरोसा ना करो। जब मारिया और जोजो को यहां से निकाला जाएगा, तब सुपर मास्टर का खास तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुम धोखा ना दे सको। हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे? जो सुपर मास्टर चाहता है वही करेंगे। क्या कह रही हो? तुम परेशान क्यों होते हो? जोजो और मारिया बाबा साहब के इदारे में पहुंच जाएंगी। कैसे? मैं हालात को देखते हुए चाल बदल देती हूँ। अभी से कैसे बताऊं कि सुपर मास्टर अपना तैयारा भेजने से पहले धोखा खाएगा, या हमारी परवाज के बाद उस तैयारे की समत बदल दी जाएगी? मैं न्यूयॉर्क में हूँ। सुपर मास्टर और उसकी ब्लैक स्पाई के सुराग रिसानों को मेरी रिहाइश गाह का इल्म है। वो 24 घंटे मुझे अपनी नज़रों में रखते हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ और क्या पहनता हूँ, उन्हें तमाम बातें मालूम होती रहती हैं। फ्रॉड जाहिर होते ही वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। प्रिंस, तुम सुपर मास्टर से मरूब हो, मेरे सामने अपनी ये कमजोरी छुपा रहे हो, वरना टेलीपैथी जानने वाले बड़ी आसानी से निगरानी करने वालों को चक्कर में डाल दिया करते हैं। मैं यही बात करने जा रहा था। ब्लैक स्पाई के कितने ही जासूस मेरी ख्यालख्वानी की मुट्ठी में हैं। मैं उन्हें धोखा देकर सबसे पहले अपनी रिहाइशगाह तब्दील करना और अपने चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली लाना चाहता हूँ। शाबाश, अब तुम फरहाद के अंदाज में मंसूबे बना रहे हो। तुम्हें मौजूदा रिहाइशगाह को ऐसे वक्त छोड़कर रूपोश होना चाहिए जब हम जोजो और मारिया को सुपर मास्टर के तैयारे में ले जा रहे हों। ठीक है, मैं यही करूँगा। आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। सोनिया ने कहा, मिस्टर प्रिंस डैगर मेरे दिमाग में मौजूद हैं, क्या मैं तारुफ करवाऊं? प्रिंस ने कहा, मैं एक आध बार मिस्टर आर्मर से सोच के जरिए बातें कर चुका हूं, मगर तब हम एक दूसरे के दुश्मन थे। ओह सॉरी, मैंने गलत कहा है, मैं दुश्मन था। मिस्टर आर्मर के मुतालिक सब कहते हैं कि ये किसी के दुश्मन नहीं है। आर्मर ने कहा, शुक्रिया प्रिंस, मुझे ये मालूम करके बेहद खुशी हो रही है कि तुम भी इंसान दोस्ती की राह पर चल रहे हो। जो मेरी बहन है, मेरी गैरत है। अगर तुम मेरी या किसी की भी बहन को इज्जत से उसके घर पहुंचाते हो तो तुमसे बड़ा और अजीम इंसान और कोई ना होगा। तुम लोगों से दोस्ती करके मुझे इंसानियत की बहुत सी रोशन राहें नजर आ रही हैं। मैं मनफी ख्यालात को मार कर इन राहों पर जरूर चलता रहूंगा। मुझे बताओ अब क्या करना है? सोनिया ने कहा, मैं चाहती हूं तुम पास्कल बूबा के दिमाग को अपने काबू में रखो। मिस्टर आर्मर तुम्हें उसके दिमाग तक पहुंचाएंगे। आर्मर ने कहा, अगर पास्कल के दिमाग में जाने का काम रात को किसी वक्त किया जाए तो बेहतर होगा। यूं भी हम इतनी जल्दी जोजो को यहां से नहीं ले जा सकेंगे। क्या तशवीश की कोई बात है? तशवीश यह है कि दिमागी ऑपरेशन के बाद उसे कम से कम 1 हफ्ता बिस्तर पर आराम करना चाहिए। डॉक्टर उसका सर बड़ी एहतियात से कभी किसी ज़रूरत के तहत तकिए से उठाते हैं, फिर आराम से लिटाते हैं। इन हालात में उसे स्ट्रेचर पर डालकर किसी तैयारे में ले जाना मुनासिब ना होगा। सर के टांके टूट सकते हैं या किसी और तरह का नुकसान उसे पहुंच सकता है। सोनिया ने कहा, तुमने बताया था कि वो नॉर्मल है, अपने मुतालिक संजीदगी और जहानत से सोच रही है। बेशक सोचने की हद तक उसकी दिमागी कुव्वत का अंदाज़ा हो रहा है। डॉक्टर उस ऑपरेशन में तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के नतीजे में जख्म और टांके अभी कच्चे हैं।
वो जहां पड़ी है उसे वहीं रहना चाहिए, उसकी जगह से उसे फिलहाल हिलाना भी नहीं चाहिए। तुम डॉक्टरों के ख्यालात भी पढ़ते हो? हाँ, उनके ख्यालात पढ़ने के बाद ही मैं ये बातें कह रहा हूँ। ऐसी बात है तो हम अपनी जोजो की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे? प्रिंस डैगर ने पूछा। क्या मैं सुपरमास्टर को जोजो के मौजूदा हालात बताऊं? ये मामला खटाई में पड़ रहा है। सोनिया ने कहा, मजबूरी है, तुम जोजो के डॉक्टरों के पास जाओ, खुद उनके ख्यालात पढ़कर सुपरमास्टर को तफसीली रिपोर्ट दो। वो पूछेगा मैं जोजो के दिमाग में क्यों नहीं जाता। आर्मर ने कहा, उसे बताओ कि जोजो का दिमाग बेहद कमज़ोर है, वो पराई सोच की लहरों को कबूल नहीं करती। उसके दिमाग में जाने से बेचारी की सोचें कमज़ोरी के बायस मुंतशिर हो जाती हैं, कोई सोच अपनी जगह कायम नहीं रहती। सोनिया ने कहा, प्रिंस, तुम सुपरमास्टर से कह सकते हो कि उसे यकीन ना हो तो वो दूसरे डैगर को जोजो के दिमाग में भेजकर तुम्हारी रिपोर्ट की तस्दीक कर सकता है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।